आइए अब सीखते हैं रासायनिक समीकरण को संतुलित करना, यानी कैसे संतुलित करते हैं। तो हम लोग जब भी रासायनिक समीकरण को संतुलित करते हैं तो हमेशा अनुमान विधि से करते हैं, ठीक है, यानी हिट एंड ट्रायल मेथड से। कैसे बैलेंस करेंगे? हिट एंड ट्रायल मेथड, यानी अनुमान लगा करके इस समीकरण को बैलेंस करेंगे। अब जैसे यहाँ पर दे दिया गया है KClO3 KCl प्लस O2, तो अब देख लेते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, सबका परमाणु संख्या निकाल लेते हैं, ठीक है। तो क्या हो गया, यहाँ पे पहले लिख लेते हैं पोटेशियम, लिख लेते हैं। ये अभिकारक की ओर हो जाएगी और ये क्या हो गया, अभिकारक हो गया, और ये क्या हो गया, प्रतिफल हो गया। तो क्या हमारा क्या क्या एलिमेंट यानी क्या क्या तत्व इसमें लग रहा है, तो पोटेशियम है, ठीक है, इधर भी पोटेशियम है, यहाँ क्या है, क्लोरीन है, और फिर क्या है, इधर भी क्लोरीन है, और ये यहाँ क्या है, ऑक्सीजन है। तो सबसे पहले जो जो हमारे यौगिक में तत्व है उसको लिख लेंगे। अब सबका परमाणु संख्या निकाल लेते हैं। तो परमाणु संख्या निकालने सीख चुके हैं। तो इस साइड क्या है, यानी अभिकारक की ओर परमाणु संख्या पोटेशियम की कितनी है, कुछ नहीं है, तो इसका मतलब 1 है। अब प्रतिफल की ओर परमाणु संख्या कितनी है, कुछ नहीं है, तो 1 है, ठीक है। यहाँ पर क्लोरीन की कितनी है, यहाँ पर 1 है, क्लोरीन की संख्या अभिकारक की तरफ कितनी है, 1 है, प्रतिफल की तरफ कितनी है, इधर भी 1 है। अब ऑक्सीजन के पास आ जाते हैं। तो ऑक्सीजन के पास जब आते हैं तो यहाँ पर देख रहे हैं कि इसकी परमाणु संख्या कितनी हो रही है, 3 है, और इधर ऑक्सीजन की कितनी परमाणु संख्या है, 2 है, यानी कि इम्बैलेंस हो गया है। अब इसी को बैलेंस करना है। अब कैसे बैलेंस करना है कि हमको कुछ ऐसा करना होगा कि जो ये दोनों बराबर हो जाए। तो क्या करेंगे, ऑक्सीजन बराबर हो जाए तो इधर क्या करेंगे, 2 से गुना कर देंगे, और इधर साइड क्या कर देंगे, 3 से गुना कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, हमारा ऑक्सीजन 6 हो जाएगा, इधर भी ऑक्सीजन 6 हो जाएगा, ठीक है। तो अब करते हैं, इधर क्या किया, अभिकारक की तरफ कितने से गुना किए हम लोग, 2 से गुना किए हैं, तो यहाँ पर हम लोग 2 लिख देंगे, ठीक है। और प्रतिफल की तरफ हम लोग कितने से गुना किए हैं, 3 से गुना किए हैं, तो इधर हम लोग ऑक्सीजन के पास क्या लिख देंगे, हम लोग ऑक्सीजन में किए हैं, तो यहाँ क्या करेंगे, 3 लिख देंगे। अब यहाँ पर 2 इसलिए लिखे क्योंकि ऑक्सीजन इसके साथ जुटा हुआ है, यहाँ पर ऑक्सीजन सिंगल है, तो इसलिए यहाँ पे हम लोग 3 लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे 2 सोचिएगा कि यहाँ पे 2 क्यों लिखे, यहाँ क्यों नहीं लिखे, लेकिन ऑक्सीजन क्या है, ये क्या है, इस यौगिक के साथ जुड़ा हुआ, ये अलग नहीं है, ठीक है। इसलिए 2 हम लोग हमेशा यहाँ पर लिखेंगे मल्टीप्लाई के रूप में, समझ गए। अब क्या देखते हैं, अब क्या हो गया, अब तो ये बैलेंस और बिगड़ गया। यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पोटेशियम 1 था, यहाँ पे पोटेशियम 1 था, लेकिन यहाँ पे अब 2 लग गया, यानी अब यहाँ पर जो क्या होगा, यहाँ पर पोटेशियम की संख्या कितनी हो गई, 2 हो गई, ठीक है। और अब यहाँ पे क्लोरीन की संख्या कितनी हो गई, 2 हो गई। यहाँ पर 2 लगा दिए ना, और 2 लगाए तो क्या, ये इसका पूरा मल्टीप्लाई में है, यानी पोटेशियम की संख्या पहले 1 थी, तो 1 गुना 2 करके यहाँ पे क्या हो गई, 2 हो गई, और यहाँ क्लोरीन थी तो यहाँ क्या हो गई, क्लोरीन 2 हो गई। अब क्या करते हैं, अब प्रतिफल की तरफ तो 1 है, तो सीधा कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पर अगर इधर क्या हो, अभिकारक की तरफ अगर 2 हुआ है तो प्रतिफल की तरफ भी कुछ नहीं करेंगे, इधर 2 से गुना कर देंगे, ठीक है, ठीक है। तो यानी कहने का मतलब ये है कि अगर हम इधर 2 से गुना कर देते हैं, 2 के मल्टीप्लाई में गुना कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, पोटेशियम भी 2 हो जाएगा हमारा, और क्लोरीन भी यहाँ पर 2 से गुना हो जाएगा। अब देखते हैं कि हमारा समीकरण पूरे तरीके से बैलेंस हो गया है, ठीक है। मिला लेते हैं, पोटेशियम भी 2 हो गया, क्लोरीन भी 2 हो गया, ऑक्सीजन क्या हो गया, 6 हो गया, प्रतिफल की तरफ भी हमारा पोटेशियम क्या हो गया, 2 हो गया, क्लोरीन भी क्या हो गया, 2 हो गया, और ऑक्सीजन क्या हो गया, 6 हो गया। अब इस इक्वेशन को देख लेते हैं, ठीक है। क्या है, अल्युमिनियम है, यहाँ पर कॉपर क्लोराइड है, यहाँ पर क्या बना, रिएक्शन करके अल्युमिनियम क्लोराइड बना और कॉपर बना। तो यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ अल्युमिनियम की संख्या कितनी है, 1 है, क्लोराइड यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, कॉपर यहाँ 1 है, यहाँ पर 1 है। तो लिख लेते हैं, अल्युमिनियम हो गया, क्या क्या कंपाउंड, क्या क्या तत्व जो है भाग ले रहे हैं, कॉपर ले रहे हैं भाग, और क्लोरीन ले रहे हैं, ठीक है, बस इतना ही तत्व है। तो अभिकारक की ओर अल्युमिनियम की परमाणु संख्या कितनी है, 1 है, प्रतिफल की तरफ कितनी है, इधर भी 1 है, कॉपर यहाँ पर कितनी है, 1 है, इधर भी कॉपर कितनी है, 1 है। क्लोरीन देख लेते हैं, क्लोरीन यहाँ पर 2 है, लेकिन यहाँ पे क्लोरीन क्या है, 3 है, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, बैलेंस करने के लिए कि कुछ ऐसा करना पड़ेगा जो कि ये बैलेंस हो जाए। तो सिंपल सा बात है, अगर इधर 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये 6 हो जाता है, और अगर इधर 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो यहाँ पर भी क्लोरीन क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो ठीक है, मल्टीप्लाई कर दिए।
तो अब इधर क्या किए, अभिकारक की तरफ कितने से किए हैं, 3 से मल्टीप्लाई किए हैं। तो क्लोरीन कहाँ है हमारा, क्लोरीन यहाँ है, क्लोरीन कॉपर से जुटा हुआ है। तो यहाँ पर हम लोग 3 नहीं लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे, क्योंकि क्लोरीन क्या है, कॉपर से जुटा हुआ है, कंपाउंड के रूप में, अलग अलग नहीं है। अलग अलग रहता तो हम यहाँ पर लिख सकते थे, लेकिन यहाँ क्या है, ये कंपाउंड से जुटा हुआ है, इसलिए हम लोग 3 यहीं पर लिख देंगे। ठीक है, यानी 3 अब क्या है, ये पूरा मल्टीप्लाई हो गया, यानी कॉपर के साथ भी मल्टीप्लाई हो गया, क्लोरीन के साथ भी मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, अब यहाँ क्या करते हैं, यहाँ देख लीजिए, यहाँ क्लोरीन क्या है, यहाँ 3 था, अब इसमें इसको बराबर करने के लिए यहाँ पर 2 से गुना किए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी यहाँ 2 नहीं लिखेंगे, 2 हम हमेशा क्या करते हैं, कंपाउंड के आगे लिखेंगे। अगर ये सिंगल क्लोरीन अलग रहता तो यहाँ पर 2 लिख सकते थे, लेकिन ये क्या है, अल्युमिनियम के साथ जुटा हुआ है, तो इसलिए हम लोग 2 को हमेशा इसके पूरे के मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 2 अल्युमिनियम भी हो गया, और यहाँ पे क्लोरीन का संख्या कितना हो गया, पहले से 3 था और 2 का मल्टीप्लाई 6 हो गया। ठीक है, अब क्या हो गया, अब क्या यहाँ देखते हैं, यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर क्या हो गया कि अभिकारक की ओर आ जाते हैं, तो यहाँ पर कॉपर का संख्या कितना हो गया, 3 हो गया, 3 के मल्टीप्लाई में हो गया। ठीक है, यहाँ 3 लिख दिए थे ना, तो 3 के मल्टीप्लाई में हो गया, यानी कॉपर का संख्या इधर 3 हो गया। ठीक है, लेकिन कॉपर का संख्या इधर कितना है, इधर तो 1 ही है, तो इधर भी 3 करने के लिए क्या करेंगे, हम इसमें 3 से गुना कर देंगे। ठीक है, यहाँ 3 से गुना कर दी, अब यहाँ क्या हो गया, कॉपर बैलेंस हो गया, और इधर भी कॉपर बैलेंस हो गया। ठीक है, अब आ जाते हैं अल्युमिनियम के पास, यहाँ प्रतिफल में अल्युमिनियम कितना हो गया था, 2 हो गया था, यहाँ पे 2 लगाए थे क्लोरीन को बैलेंस करने के लिए, तो प्रतिफल में अल्युमिनियम का संख्या कितना हो गया, परमाणु संख्या यहाँ पर 2 हो गया। लेकिन अब अभिकारक की ओर आते हैं, तो यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ सिंगल है, यहाँ पे 2 नहीं है, यहाँ पे यानी कि एक ही परमाणु संख्या है, तो इधर 2 करने के लिए क्या करेंगे, इधर हम 2 से गुना कर देंगे, इधर क्या किए, हम 2 से गुना कर दिए, तो अब हमारा ये इक्वेशन बैलेंस हो गया। अब मिला लीजिए, अल्युमिनियम अभिकारक की ओर भी 2 है, इधर भी 2 है, कॉपर इधर 3 है, इधर भी कॉपर 3 है, इधर क्लोरीन कितना है, 6 है, 3 गुना 2 6 है, तो इधर भी क्लोरीन क्या है, 2 गुना 3 6 है। देखते हैं इस समीकरण को। ठीक है, इसमें क्या है, फेरस है, ये क्या है, जल है, ये फेरस ऑक्साइड है, और ये हाइड्रोजन है। तो सबसे पहले हमारा क्या क्या तत्व लगा है, इसको लिख लेते हैं। तो क्या है, फेरस है, हाइड्रोजन है, और क्या है, ऑक्सीजन, ये 3 ही तत्व हमारे लगे हैं। तो अब अभिकारक की ओर देख लेते हैं, फेरस की परमाणु संख्या कितनी है, 1 है, लेकिन प्रतिफल की ओर कितनी है, 3 है। ठीक है, अब हाइड्रोजन यहाँ देख लेते हैं, अभिकारक की ओर कितनी है, 2 है, लेकिन हाँ इधर क्या है, प्रतिफल की ओर भी 2 है। ठीक है, अब ऑक्सीजन देख लेते हैं, ऑक्सीजन अभिकारक की ओर कितनी है, 1 है, और प्रतिफल की ओर कितनी है, 4 है। ठीक है, हाँ तो देखिए क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ पे क्या कर लेते हैं, यहाँ पर देख रहे हैं हमारे फेरस का संख्या कितना है, 3 है, प्रतिफल की ओर 3 है, लेकिन हमारा अभिकारक की ओर कितना है, 1 ही है, तो इधर क्या करेंगे, 3 से गुना कर देंगे। जब 3 से गुना कर दिए तो यहाँ पे हम 3 लिख देंगे। ठीक है, तो हमारा क्या हो गया, फेरस फेरस बैलेंस्ड हो गया। अब आ जाते हैं ऑक्सीजन की तरफ, ये ऑक्सीजन देख लेते हैं, ऑक्सीजन हमारा कितना है, 4 है, लेकिन इधर हमारा ऑक्सीजन कितना है, 1 ही है, तो यानी इधर हम ऑक्सीजन में 4 से गुना कर देंगे। तो अब यहाँ 4 से गुना किए, तो यहाँ क्या करेंगे, हम 4 लिख देंगे। ठीक है, अब क्या होता है कि हमारा हाइड्रोजन तो बदल गया, यहाँ ऑक्सीजन, क्योंकि हम ऑक्सीजन अलग है नहीं, तो इसलिए हम क्या 4 यहाँ लिखेंगे, यानी इसके मल्टीपल में हो जाएगा 4। ठीक है, तो अब क्या होता है, यहाँ पर हाइड्रोजन तो बदल गया ना, हाइड्रोजन पहले 2 था, लेकिन इसमें 4 से गुना हो गया, तो हाइड्रोजन हमारा कितना हो गया, 8 हो गया। ठीक है, अब हमारा हाइड्रोजन कितना हो गया, 8 हो गया है। यहाँ पर हाइड्रोजन हमारा कितना है, सिर्फ 2 ही है, तो यहाँ पर 8 करने के लिए क्या करेंगे, इधर भी हम 4 से गुना कर देंगे, तो हमारा ये 8 हो जाता है। हम यहाँ क्या किए, 4 से गुना कर दिए, तो यहाँ हम 4 लिख दिए। ठीक है, अब हम अपना इक्वेशन देख लेते हैं, फेरस किधर इतना, फेरस कितना हो गया, यहाँ पर 3 है, इधर भी 3 है। हाइड्रोजन आ जाते हैं, हाइड्रोजन यहाँ कितना है, हमारा 8 है, तो इधर भी हमारा हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन 8 हो गया है, 4 दूना 8। ठीक है, यहाँ पर हमारा ऑक्सीजन कितना है, 4 है, तो इधर भी हमारा ऑक्सीजन 4 है। कहने का मतलब है कि हमारे ये पूरा समीकरण क्या है, ये बैलेंस्ड हो गया। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं। अब देख लेते हैं इस समीकरण को, ये अल्युमिनियम है, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, अल्युमिनियम सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। ठीक है,
अब यहाँ पे देख लेते हैं एक चीज कि इसको बैलेंस कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा यौगिक है और जो तत्व है, यौगिक में जो तत्व है उसको अलग अलग कर लेंगे। एल्युमिनियम लगा है यहाँ पर, फिर हाइड्रोजन है, अब ये क्या है, सल्फेट है। तो सल्फेट हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर भी सल्फेट है और यहाँ पर भी सल्फेट है, लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे सल्फेट ही लिख लेते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पर क्योंकि अभिकारक की ओर भी सल्फेट ही दिया गया है और प्रतिफल की तरफ भी सल्फेट ही बना हुआ है। हाँ, अगर ऐसा रहता कि अभिकारक की ओर सल्फेट है और इधर कुछ अलग प्रोडक्ट बना रहता, जैसे सल्फर अलग रहता, सल्फर और ऑक्सीजन अलग अलग रहता, इस तरह से रहता, तो हम लोग यहाँ पर सल्फर और ऑक्सीजन इस तरह से लिखते। लेकिन यहाँ पर क्या है, अभिकारक की ओर भी सल्फेट ही बना है और प्रतिफल की ओर भी सॉरी, अभिकारक की ओर भी सल्फेट है और प्रतिफल की ओर भी सल्फेट ही बना है, इसलिए हम लोग ये इसको पूरा काउंट कर लेते हैं, पूरा लिख लेते हैं। ठीक है, तो चलिए अब देख लेते हैं। अल्युमिनियम अभिकारक की तरफ कितना है, 1 है। प्रतिफल की तरफ कितना हो जा रहा है, 2 हो जा रहा है। ठीक है, हाइड्रोजन अभिकारक की ओर कितना है, 2 है। प्रतिफल की तरफ भी कितना है, 2 ही है। अब सल्फेट देख लेते हैं। सल्फेट यानी कि ये टोटल, ये पूरा कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 है। ठीक है, तो अभिकारक की ओर कितना है, 1 है। लेकिन यहाँ क्या है, इस तरफ प्रतिफल की ओर सल्फेट का कितना है, मल्टीप्लाई 3 है, यानी 3 के गुणज में है। तो इधर क्या है, सल्फेट 3 है। ठीक है, अब इसको मतलब क्या करते हैं, अब इसको बैलेंस कर लेते हैं। तो जो जो पहले इम्बैलेंस है यानी अनबैलेंस्ड है उसको पहले बैलेंस कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर क्या है, पहले यहाँ इसको देख लेते हैं, इस प्रोडक्ट को देख लेते हैं। यहाँ पर क्या है, सल्फेट क्या है, 3 है, 3 है। ठीक है, तो इधर क्या है, 1 ही है, तो कुछ नहीं करेंगे, इधर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 से मल्टीप्लाई कर दिए तो क्या हो गया, ये सल्फेट इधर भी 3 हो गया, तो यहाँ में हमको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दिए। अब क्या देख रहे हैं, यहाँ पे अल्युमिनियम क्या है हमारा, 2 है, लेकिन हमारा इधर अल्युमिनियम कितना है, 1 ही है। तो इधर क्या करेंगे, हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इधर भी अल्युमिनियम 2 हो गया, इधर भी हम अल्युमिनियम क्या कर देंगे, 2 कर देंगे। तो हमारा अल्युमिनियम क्या हो गया, बैलेंस हो गया। सल्फेट भी बैलेंस हो गया। लेकिन अब हम यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन अनबैलेंस्ड हो गया है। कैसे, कैसे कि यहाँ पे तो पहले 2 था, लेकिन हम जब सल्फेट के लिए 3 लगाए तो ये 3 तो क्या है, ये पूरे में मल्टीप्लाई है, ये क्या है, 3 पूरे में मल्टीप्लाई है। ठीक है, अब हाइड्रोजन की संख्या कितनी हो गई, यानी 3 से गुना कर दिए थे, तो यानी कि अब हाइड्रोजन की संख्या यहाँ पर कितनी है, 6 है। लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, सिर्फ 2 है। तो यहाँ पे 6 करने के लिए क्या करेंगे, इधर हम हाइड्रोजन में 3 से गुना कर देंगे। ठीक है, जब 3 से गुना करेंगे तो यहाँ पे 6 हो जाएगा, तो यहाँ पर हम 3 से गुना कर देते हैं। ठीक है, अब हमारा ये इक्वेशन क्या हो गया, बैलेंस्ड हो गया। कैसे, अब देख लेते हैं। यहाँ पर 2 अल्युमिनियम, यहाँ पर भी 2 अल्युमिनियम, यहाँ पे 6 हाइड्रोजन, यहाँ पर भी 6 हाइड्रोजन, यहाँ पर कितना सल्फेट, 3 सल्फेट, यहाँ पर भी 3 सल्फेट। ठीक है, अब हमारा ये इक्वेशन क्या हो गया, बिल्कुल बैलेंस हो गया। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट इक्वेशन पे। अब देखते हैं इस इक्वेशन को, क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है और नाइट्रिक एसिड है, और उसके बाद क्या है, कैल्शियम नाइट्रेट बना है और जल बना है। ठीक है, अब इन सारे कंपाउंड में जो एलिमेंट है पहले उसको लिख लेते हैं। ये कैल्शियम हो गया। अब क्या है कि अभिकारक में क्या है, ये OH है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि इधर OH कंपाउंड रूप में नहीं है, अलग रूप में बना है, यानी जल के रूप में निकला है। तो इसलिए हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, और H को तोड़ लेंगे। ठीक है, लेकिन हाँ एक चीज और है कि यहाँ जो नाइट्रेट है, इधर नाइट्रेट के रूप में ही फॉर्म में है। यहाँ देख रहे हैं आप कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन अलग अलग नहीं है, साथ में ही बना है। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, नाइट्रेट को पूरे तरीके से लिख लेंगे, यानी कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को तोड़ेंगे नहीं, पूरे लिख लेंगे। तो अब चलिए बैलेंस करते हैं। तो अब इसमें क्या करते हैं, यहां पर देख रहे हैं कि हमारा प्रतिफल की ओर नाइट्रेट कितना है, 2 है। 2 की संख्या में ये मल्टीप्लाई है 2 से, यानी कि प्रतिफल की ओर हमारा नाइट्रेट कितना है, 2 है। लेकिन इधर हमारा नाइट्रेट कितना है, 1 ही है। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि इसको बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, इधर 1 है तो इसको बैलेंस करने के लिए इधर 2 से गुना कर देंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 2 से गुना हो गया। तो ये 2 क्या, ये पूरे से मल्टीप्लाई है। ठीक है, तो अब जैसे हम इधर 2 से मल्टीप्लाई किए तो हमारा हाइड्रोजन इम्बैलेंस हो गया। ठीक है, अब इधर हाइड्रोजन कितना हो गया, ये अभिकारक की ओर जो हमारा टोटल हाइड्रोजन है उसको काउंट कर लेंगे। तो यहाँ हमारा हाइड्रोजन कितना है, 2 है। और इधर क्या है, इधर भी तो हाइड्रोजन है, इसको भी तो काउंट करना पड़ेगा।
ठीक है, तो इधर हाइड्रोजन कितना है, इधर भी हाइड्रोजन हमारा यहाँ पर एक हो गया लेकिन दो के मल्टीप्लाई में, यानी कहने का मतलब इधर भी हमारा हाइड्रोजन दो है, यानी हमारा टोटल हाइड्रोजन कितना हो गया, इसका हाइड्रोजन और इसका हाइड्रोजन मिलके हमारा टोटल हाइड्रोजन कितना हो गया, 2 + 2 = 4 हाइड्रोजन हो गया। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि हमारा प्रतिफल यानी प्रोडक्ट जो बना, इधर कितना हाइड्रोजन है, इधर सिर्फ 2 हाइड्रोजन है, यहाँ आप देख रहे हैं कि इधर सिर्फ 2 हाइड्रोजन है, तो इधर अब क्या करेंगे, इधर इधर क्या है, प्रतिफल की ओर 2 ही हाइड्रोजन है, अब इधर बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, इधर हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तभी तो ये 4 होगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दिए तो क्या हो जाएगा, 4 हो गया। ठीक है, ये हम 2 से मल्टीप्लाई कर दिए तो क्या हो गया, 2 दूनी 4, यानी कि अब हमारा हाइड्रोजन हमारा कितना हो गया हाइड्रोजन, अब ये हाइड्रोजन 4 हो गया। लेकिन हाँ, अब देख लेते हैं ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन भी तो हमारा 2 हो गया, क्योंकि ये 2 क्या है, ये पूरे मल्टीपल में हो जाता है। ठीक है, 2 हमारा पूरा मल्टीपल में हो जाता है, तो अगर हमारा हाइड्रोजन 4 हुआ यानी इसमें 2 से मल्टीपल हुआ है, तो ऑक्सीजन में भी तो हुआ है, तो हमारा ऑक्सीजन का यहाँ कितना है, परमाणु संख्या 1 × 2 = 2 हो गया, यानी कि हमारे प्रतिफल की ओर जो हमारा जो ऑक्सीजन की परमाणु संख्या है वो कितनी है, 2 है। अब इधर देख लेते हैं, हमको ये वाला ऑक्सीजन नहीं लेना, ये वाला ऑक्सीजन नहीं लेना, हम जो हमेशा ऑक्सीजन लेंगे ये वाला लेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पर हम नाइट्रेट पूरे तरीके से इस्तेमाल कर लिए हैं, इसलिए हम ये वाला ऑक्सीजन काउंट नहीं करेंगे, हम लोग ये ऑक्सीजन काउंट करेंगे। तो यहाँ पर हमारा ऑक्सीजन कितना है, यहाँ पर हमारा ऑक्सीजन देख लेते हैं, ये O है, OH है, लेकिन O क्या क्या है, मल्टीपल में, 2 के मल्टीपल में, तो यहाँ पर भी हमारा ऑक्सीजन कितना है, 2 है। ठीक है, यानी कि ऑक्सीजन हमारा दोनों तरफ बैलेंस है। अब कैल्शियम देख लेते हैं, कैल्शियम इधर क्या प्रतिफल की ओर 1 है और इधर भी 1 है, कहने का मतलब है कि कैल्शियम भी हमारा पूरी तरीके से बैलेंस है। तो अब हमारा समीकरण क्या हो जाएगा बैलेंस करने के बाद, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस HNO3, इसके आगे में 2 लग जाएगा। ठीक है, कैल्शियम नाइट्रेट प्लस 2H2O। अब हम मिला लेते हैं, हमारा पूरा समीकरण बैलेंस हो गया, कैल्शियम इधर 1 है, इधर भी 1 है, ऑक्सीजन इधर हमारा 2 है, तो इधर भी ऑक्सीजन क्या है, ये 2 के मल्टीप्लाई में है। ठीक है, हाइड्रोजन भी इधर 2 है, तो इधर भी हाइड्रोजन हमारा इधर 4 है। ठीक है, यहाँ पे 2 हो गया और एक 2 हाइड्रोजन, यहाँ पर 4 हाइड्रोजन हो गया, तो यहाँ पर भी हमारा हाइड्रोजन क्या है, यहाँ पे 4 हाइड्रोजन हो गया, 2 दूनी 4। ठीक है, ये जो नाइट्रेट है ये क्या है, इधर 2 है, तो इधर भी हमारा नाइट्रेट क्या है, 2 है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा इक्वेशन क्या हो गया, बैलेंस हो गया। ठीक है, आपको हमेशा इक्वेशन अनुमान के आधार पे बैलेंस करना होगा। और अब पहले देख लीजिएगा कि हमारा जो प्रतिफल में जो प्रोडक्ट बन रहा है वो कितने संख्या में, उसकी परमाणु संख्या क्या है, उसके बाद आप अभिकारक की ओर की परमाणु संख्या को बैलेंस कर लीजिएगा। अभी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो याद रख लीजिएगा। क्या है कि रासायनिक समीकरण का संतुलन द्रव्यमान की अनस्वरता पर निर्भर करता है। अनस्वरता मतलब ये होता है कि जो कभी नष्ट ना हो। ठीक है, अनस्वरता मतलब ये होता है कि जो कभी नष्ट ना हो, यानी द्रव्यमान इसका क्या होता है, नष्ट नहीं होता है। ठीक है, और बैलेंस इसी पर डिपेंड करता है। दूसरा पॉइंट क्या है हमारा, रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान परिवर्तन अत्यंत कम होता है, जिसे मापना कठिन है। क्या कहते हैं कि जो भी रासायनिक अभिक्रिया होती है ना, तो उसमें जो अभिकारक होता है उसमें उसका जो द्रव्यमान परिवर्तन होता है वो बहुत ही कम होता है। ठीक है, और इतना कम होता है कि इसको हम लोग माप नहीं सकते। इसी को क्या कहते हैं हम लोग, द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहते हैं। ठीक है, अर्थात इसको दूसरे शब्दों में पढ़ ले तो किसी रासायनिक अभिक्रिया में ना तो द्रव्यमान नष्ट होता है और ना ही बनता है, केवल पदार्थों का परिवर्तन होता है। ठीक है, तीसरा पॉइंट है कि रासायनिक अभिक्रिया में परमाणु हमेशा संरक्षित होते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं कि रासायनिक समीकरण से कौन कौन सी सूचनाएं प्राप्त होती है। तो यहाँ पर देख लेते हैं कि पहला सूचना क्या है कि रासायनिक समीकरण में जो अभिकारक और प्रतिफल जो भाग लेते हैं उसका संकेत क्या है और उसका फॉर्मूला क्या है, इसके बारे में पता चल जाता है। दूसरा पॉइंट है कि रासायनिक समीकरण क्या बताता है कि कौन कौन सा पदार्थ भाग ले रहे हैं। ठीक है, और क्या होता है कि अभिक्रिया के बाद कौन सा पदार्थ का निर्माण होता है, यानी दूसरा पॉइंट ये बता रहा है कि कौन सा पदार्थ भाग ले रहे हैं और अभिक्रिया जब हो जाती है तो उसके बाद से कौन सा पदार्थ का निर्माण हो रहा है, ये बता देता है। तीसरा पॉइंट क्या है कि अभिक्रिया में जो भाग लेने वाले अभिकारक हैं उसके परमाणु और अणु की संख्या कितनी होती है, इसकी जानकारी भी ये दे देता है। ठीक है,
चौथा चौथा पॉइंट क्या है कि अभिक्रिया के बाद जो प्रतिफल बनता है उसके परमाणु और अणुओं की संख्या कितनी है ये भी पता चल जाता है। पहले क्या पता चला, अभिकारक जो भाग ले रहा है अभिकारक के परमाणु और अणु की संख्या पता चल गया। दूसरा में क्या पता चला कि जो प्रोडक्ट बना हमारा उसका परमाणु और अणु की संख्या कितनी है ये पता चल गया। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है कि अभिकारक और प्रतिफल के मोल के अनुपात की जानकारी देते हैं, मतलब कि कितने मोल, जैसे ये हम लोग समीकरण लिखते हैं ना, जैसे मान लीजिए कि ये समीकरण है। ठीक है, ये समीकरण है, तो यहां से हमें क्या पता चल रहा है, यहाँ पे मोल के अनुपात की जानकारी देना, मतलब कहने का मतलब ये है कि इसका कितना मोल यहाँ पर यूज हुआ, यानी कि ये जो दो दिख रहा है ना, ये दो मल्टीप्लाई जो है इस पूरे में, यानी कहने का मतलब ये है कि ये दो मोल इसका मतलब ये दो मोल इसका भाग ले रहा है इस अभिक्रिया में। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भी ये जो टू क्या है इससे मल्टीप्लाई में है, यहाँ पर भी ये पता चला कि इसका दो मोल भाग ले रहा है अभिक्रिया में। यहाँ पर ऑक्सीजन में क्या है, यहाँ पे मल्टीप्लाई में 3 है, यानी कि 3 मोल इसका भाग ले रहा है। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है कि अभिकारकों और प्रतिफलों के द्रव्यमान का अनुपात की जानकारी देता है। कहने का मतलब है कि इधर का जो द्रव्यमान होगा और इधर का जो द्रव्यमान, ये अभिकारक की ओर का द्रव्यमान हो गया। ठीक है, ये रिएक्टेंट है, इधर का मास क्या होगा और इधर का मास क्या होगा, इसके अनुपात के बारे में बताता है। ठीक,